अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। वेल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने किया था टॉपिक 1.11 और आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक 1.12। टॉपिक 1.12 और टॉपिक 1.13 ये हमारे चैप्टर 1 के आखिरी टॉपिक्स हैं और इनको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है। इनमें कुछ दो सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बाकी रीडिंग तो कर लेते हो यार आप लोग, मतलब आप लोग क्लास 9 में आ गए हो तो रीडिंग तो करनी चाहिए आप लोगों को। खैर, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये हमारा है पहला कॉन्सेप्ट टॉपिक 1.12 का। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। प्रिसीजन और एक्यूरेसी सेम नहीं है, आप लोगों को पहले तो ये बात याद रखनी है। फिजिक्स में हम लोग प्रिसीजन एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक्यूरेसी एक दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स में अगर प्रिसीजन का नाम लूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिसीजन होती है किसी भी दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स का एक दूसरे के करीब होना। आंसर के करीब हो ना हो, एक दूसरे के करीब है ना, तो प्रिसाइज होगा। और एक्यूरेसी होती है कि किसी भी मेजरमेंट जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो हमारे आंसर के कितना करीब है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके कितना करीब आ रहा है, ठीक है। ये खैर आप लोगों को अभी समझ नहीं है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी, ठीक है ना। A physical measurement should be precise as well as accurate. एक फिजिकल मेजरमेंट का प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों होना जरूरी है, ठीक है। बाकी these are two separate concepts and need a clear distinction. ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों सेम है। प्रिसीजन अलग है, एक्यूरेसी अलग है, ठीक है। Generally, a precision of a measurement is refers to how close together a group of measurements actually are to each other. यहाँ पे हमें प्रिसीजन की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारे पास प्रिसीजन की डेफिनेशन, आप लोगों को ये याद रखनी है। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, यहाँ पे एक्यूरेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। Accuracy of a measurement is refers to how close the measured value is to some expected or true value. मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को, अगर समझ अभी नहीं आ रही तो आप लोग ऐसा ना कहना कि क्या कह रहा है ये बंदा, ठीक है। ये अभी आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो। मैं अभी आप लोगों को नीचे वाले ये जो डायग्राम देने के जरिए बताता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी अलग अलग टर्म है, सेम नहीं है। प्रिसीजन वो होती है कि आप लोग जो भी मेजरमेंट्स कर रहे हो, ठीक है ना, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए। मतलब इन सिंपल टर्म्स में कहूँ कि आप लोगों को सर कहता है कि आप करो 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये 9 मल्टीप्लाई 5 तो आप लोगों को आंसर इसका पता है ना, लेकिन आप ऐसा इमेजिन करो कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसका आंसर है 43, सर कहता है नहीं। फिर मैं कहता हूँ इसका आंसर है 42, फिर मैं निकालता हूँ, सर कहता है नहीं। फिर मैं आंसर निकालता हूँ, फिर मेरा आंसर निकलता है 44, ठीक है। सर कहते हैं नहीं। अब ये तीन आंसर्स हैं ना, 41, 42 और 43 या फिर 44, जो ये चार आंसर में निकले हैं ना, ठीक है, ये प्रिसाइज होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। समझ आइए। इसी तरह अब सर आपसे पूछते हैं कि अब मुझे आंसर बताओ 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का, ठीक है। आप कहते हो 31, सर कहते हैं नहीं। फिर आप कहते हो 45। तो अब आप लोग एक्यूरेट हो गए क्योंकि आपका जो एक आंसर था ना, भले ही आप लोगों की आपने पहले 31 बोल दिया, ठीक है, वो प्रिसाइज नहीं हो गए ना आपके दोनों आंसर, क्योंकि वो एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं है। लेकिन जो आपने 45 बोला ना, वो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आंसर था उसके ज्यादा करीब था, इसलिए आप एक्यूरेट हो गए और मैं प्रिसाइज होऊंगा। और किसी भी फिजिकल और किसी भी मेजरमेंट का फिजिक्स में कबूल होने के लिए उसको प्रिसाइज और उसका एक्यूरेट दोनों होना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी गई, यहाँ पे एक बुलजाय बनाया हुआ है। बुलजाय का आपको पता है, कभी किसी ने निशाना लगाया हो गन्स वगैरह से या फिर वो छोटी छह वाले पिस्तौल से, उससे भी अगर निशाना लगाया तो आप लोगों को पता होगा बुलजाय क्या होता है। हमारे पास एक टारगेट होता है, टारगेट उसके ना दरमियान में एक डॉट होता है, डॉट उसको रेड बनाते हैं अक्सर, तो आमतौर पर वो रेड होता है, यहाँ पर मैंने ब्लैक बनाया हुआ है। उस टारगेट को कहते हैं हम लोग बुलजाय, ठीक है। अब वो बुलजाय उसका मिडिल होता है और हमें उसी चीज को हिट करना होता है। अब यहाँ पे एक टारगेट बना हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख लो टारगेट ए। अब इसमें देखो ना, ये तीन उसने शॉट्स मारी हैं और तीनों शॉट्स एक दूसरे के करीब आई हैं। ये शॉट 1 2 3 ये तीनों एक दूसरे के करीब हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिसाइज। यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ है, एक इधर है और एक इधर है, ये प्रिसाइज तो नहीं हुआ। अब ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट क्यों, इसकी एक शॉट आंसर के करीब आ गई है, हमारे बुलजाय के करीब आ गई है। और यहाँ पे तीनों प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, क्योंकि तीनों के तीनों आंसर के भी करीब हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं। समझ आ गया आप लोगों को, आना चाहिए। A classic illustration is helpful to distinguish between two concepts, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे आगे, इसी इसी जो मैं आप लोगों को ऊपर ये फिगर 1.15 बताया ना, इसको अब एक्सप्लेन करेंगे।
कंसीडर टारगेट और बुल्स आई हिट बाय एन एरो। हमारे पास एक टारगेट है या फिर बुल्स आई है जिसको हम एक एरो से हिट कर रहे हैं। एरो कौन सा होता है? तीर। आप कुछ भी ले लो यार। टू बी प्रिसाइज एरो मस्ट हिट नियर ईच अदर। प्रिसाइज होने के लिए हम अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रिसीजन ज्यादा बेहतर हो तो एरोस को एक दूसरे के ज्यादा करीब हिट करना चाहिए। एंड टू बी एक्यूरेट एयर एरो मस्ट हिट नियर द बुल्स आई। और एक्यूरेट होने के लिए एरो का बुल्स आई पे हिट करना लाजमी है। ठीक है, मतलब उससे करीब करीब हिट करे तो वो एक्यूरेट होगा, और अगर वो एक दूसरे के करीब हिट करेगा तो वो प्रिसाइज होगा, जैसे मैंने पहले बताया था। consistently hitting near the center of a bullseye indicate both precision and accuracy। और अगर आप हर बार बुलसाई के करीब मार रहे हो तो वो क्या होगा? एक्यूरेट भी हो गया आप लोगों को, प्रिसाइज भी हो गए। When these concepts are applied to measurements, जब इन कॉन्सेप्ट को हम मेजरमेंट्स में अप्लाई करते हैं, the precision is determined by the instrument being used for the measurement। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई है, ठीक है, आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है। अब जब हम हम ये कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला, आप लोगों को ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ना इनको अब आगे मेजरमेंट्स में भी अप्लाई करेंगे, फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे अप्लाई करते हैं? द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय, प्रिसीजन को हम किस चीज से फाइंड करते हैं? प्रिसीजन को हम फाइंड करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। ठीक है, प्रिसीजन जो हमारी है ना, ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो जो हमारी प्रिसीजन है वो डिपेंड करती है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट जिस चीज से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। और एक्यूरेटली में हमारी जो एक्यूरेसी है ना, वो हमारी एक और चीज पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो खैर अब एक बार देख लेते हैं कि क्यों डिपेंड करती है प्रिसीजन हमारी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा ना उतना घट लीस्ट काउंट होगा, जितना घट लीस्ट काउंट होगा ना उतनी हमारी मेजरमेंट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब आएंगे, आसे पास आएंगे। अच्छा क्यों होगा? आप लोग एक मीटर रूल से मेजर करते हो और आप लोगों का आंसर आता है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं वर्नियर कैलिपर से करूंगा। जब मैं वर्नियर कैलिपर से करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 17.56 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप लोग दोबारा करते हो, आप लोगों के पास अब आंसर आता है 17.6 सेंटीमीटर का। मैं दोबारा करता हूँ, मेरे पास अब आंसर क्या आएगा? 17.57 का। ठीक है, अब दोनों में फर्क एक एक का है, लेकिन आपके पास 0.1 का फर्क है और मेरे पास 0.01 का फर्क है। तो मेरा फर्क जो है ना वो आपसे बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर था। सर ये मैंने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके आप लोगों को बताया, इतना कॉम्प्लेक्स समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो। द सिमिलर कॉन्सेप्ट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, उतनी मेजरमेंट हमारी प्रिसाइज होगी। अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट, अब मेजरमेंट हमारी एक्यूरेट कब होगी? इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जब ये अगर हम एक ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली वो चीज बताए जो हमें मेजरमेंट चाहिए, तो वो हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है ये मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बस को याद रखना है। ठीक है, आगे इतना खास यूज नहीं हुआ इसमें क्लास 9 में, तो आप लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं बता तो दूंगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मैं वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा घुस जाता हूँ और नुकसान आप लोगों का हो रहा होता है। ठीक है, तो खैर इसको साइड पर रखो अभी के लिए। इनफैक्ट इट इज रिलेटिव मेजरमेंट विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी यूज्ड। जितना छोटा साइज होगा ना हमारी फिजिकल क्वांटिटी का, उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए। हम पहले से जानते हैं इस बात को कि जितना हमें कम छोटी मेजरमेंट करनी होगी उतना हमें अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक्यूरेसी जो हमारी होती है ना वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा हमारा मेजरमेंट। ठीक है, गुड हो गया, नाइस हो गया, ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन अलग अलग हैं। एक्यूरेसी हमारी होती है कि हम जो हमारा मेन टारगेट है उसके कितना करीब है। प्रिसीजन होती है कि हम जो बहुत सारी मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो एक दूसरे के कितना करीब है, बस। अब प्रिसीजन हमारी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, एक्यूरेसी एक और पे डिपेंड करती है, वो क्या है? वो है सिग्निफिकेंट फिगर। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा मेजरमेंट हमारी। ठीक है, और बस बाकी यहाँ पे बताया गया टाइप्स ऑफ क्लॉक एंड देयर एक्यूरेसी। ठीक है, आप लोगों को याद करना है, इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, ये मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आप लोगों को बस ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने याद करना है, इसमें मैं क्या बताऊंगा और फिर ये याद करना है। मैं ये बता सकता हूँ कि एटॉमिक स्टॉप वॉच एक बहुत रेयर और बहुत बेहतरीन स्टॉप वॉच होती है जो हम साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, हम आम इंसान यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, वो बटन वाली स्टॉप वॉच। ठीक है, जो आप लोग घड़ी में स्टॉप वॉच होती है वो भी डिजिटल ही होती है। उसके बाद एनालॉग स्टॉप वॉच, ये जो आपकी टिक टिक वाली घड़ी होती है, या फिर वो आपने स्टॉप वॉच देखी थी वो पिन वाली टिंग टिंग वाली, जिसके ऊपर हम एक बार पिन दबाते थे तो वो
शुरू हो जाता, फिर पिन दबाए तो रुक जाता, और फिर पिन दबाते तो वो रिसेट हो जाता। तो ये वो वाली होती है, ठीक है। बाकी ये टिक टेपर स्टॉप वॉच, इसको मुझे खुद को नहीं पता। ये क्लॉक जो हम आमतौर पे क्लॉक यूज करते हैं, इसमें सेकंड मिनिमम होते हैं, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक वो पुराने जमाने वाली क्लॉक है, ठीक है। और फिर ये रेडियो एक्टिव डे के क्लॉक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लॉक और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लॉक होती है, क्योंकि ना ये हमारी रेडियो एक्टिव डे को मैं करती है। वो जो आप लोग देख रहे होते हो कि 10,000 साल पहले ये बंदा मरा था, वो कैसे हमें पता चलता है? हमें इन्हीं क्लॉक से पता चलता है, ठीक है। बस आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, आप लोगों को ये इनका नाम आना चाहिए और उनके आगे वैसी आनी चाहिए, ये आप लोगों को खुद याद करनी है, कि मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आता है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के ऊपर, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है और हमारे इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक जाता है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। मैं आप लोगों को इसके 3 रूल पहले बता देता हूँ एडवांस में, फिर हम इसको पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इसके पास है 3 रूल। आप लोगों ने जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है ना, आपने उससे अगले वाले नंबर पर फोकस करना है। अगर उससे अगले वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो आप जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो ना, जिस जिस नंबर तक राउंड ऑफ कर रहे हो, आपने उस नंबर को 1 से बढ़ा देना है। अगर उससे अगला नंबर 5 से छोटा है, तो आप जिस नंबर को रख रहे हो, जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो, उसको वैसा ही छोड़ देना है और अगले वाले नंबर को फेंक देना है। अगर वो नंबर 5 है, फिर आपने देखना है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस नंबर तक आप रख रहे हो, ठीक है ना, वो इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर ऑड है, ठीक है, तो हमें उसके अंदर एक ऐड करना है। अगर वो नंबर इवन है, तो हमें उस 5 को फेंक देना है और उसको वैसे का वैसा रखना है, बस सिंपल। एक बार फिर से, अगर आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक ऐड होगा। अगर आगे वाला नंबर 5 के छोटा है, तो पीछे में कुछ ऐड नहीं होगा, वो नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम फेंक रहे हैं उसको हम फेंक भी देंगे और ऐड भी कुछ नहीं करेंगे। अगर वो नंबर 5 है जिसको हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उससे पीछे वाला नंबर जो हमारे पास है, अगर वो ऑड होगा तो उसमें एक ऐड करेंगे, इवन होगा तो कुछ ऐड नहीं करने वाले। इसमें ये बताया कि हम लोग इसको पढ़ेंगे इसे अभी। When rounding ऑफ नंबर, जब हम नंबर को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर, एक सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, डू सो टू द नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। यार ये वैसे होता है कि इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर जो हमारे पास लास्ट डिजिट है ना, जिस डिजिट तक हम राउंड ऑफ करने वाले हैं, उससे जो अगला डिजिट हमारा वो 5 से बड़ा है, तो हम जिस डिजिट को रिटेन का मतलब होता है रखना, जिस डिजिट को हम रख रहे हैं अपने पास, उसको हम 1 से बढ़ा देंगे, और वो अगर 5 से छोटा है तो हम उसको वैसा का वैसा रखेंगे, ठीक है। और अब आ गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टू राउंड ऑफ देखें, दो एग्जांपल्स दी गई हमारे पास, ठीक है। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंड ऑफ करना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक आ रही हैं। ये पेंसिल कहाँ गई है, ये पढ़िए। अच्छा, ये एक, ये दो मेरे पास यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब मुझे इस 5 को रखना है और इस 1 को वाइप करना है, ठीक है। तो 1 5 से बड़ा है छोटा है? ऑब्वियसली बात है 1 5 से छोटा है, ठीक है। 1 अगर 5 से छोटा है तो हम इस 1 और 2 को खत्म कर देंगे और यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख देंगे। ये देखो यहाँ पड़ा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है। तो हम पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। 3 कौन सा है? 3 हमारे पास 5 है। और 5 से आगे वाला देखो, अगर 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से आगे वाला बड़ा है, 5 से 6 है, ठीक है। तो हम 5 के अंदर एक और ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.46। 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये समझ आ गया आप लोगों को? अब आगे बताया गया है, अगर जो हमारे पास जो लास्ट डिजिट है, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उससे जो अगला डिजिट है वो 5 हो, तो फिर क्या होगा? अगर वो 5 है, इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, अगर 5 से पीछे वाला नंबर ऑड है, तो हम उसके अंदर लास्ट एक डिजिट को ऐड कर देंगे। इफ द नंबर बिफोर 5 इज इवन, अगर वो 5 से पीछे वाला डिजिट इवन है, तो हम उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी गई हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स को। अब हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, देखो कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 है हमारे पास, ठीक है। ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 है हमारे पास, और हमें कहाँ तक रखना है? 2 तक रखना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 है, 4 के आगे वाला 5 है। अब 4 इवन है या ऑड है? 4 क्या है हमारे पास? इवन है। इवन है तो हम इस 5 को वैसे का वैसा कट कर देंगे, ये 5 यहाँ से उठ जाएगा, ये 5 गया यहाँ से, ये ऐसे गिर जाएगा 5 इधर कहीं 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 पे, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.4। देखो ये 4.4 आया पड़ा है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ सिमी छोड़ो यार, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ठीक है। तो 4.55। अब देखो यहाँ हमें 5 हमारे पास पड़े, ठीक है ना, उससे आगे वाला 5 है, तो हमें यहाँ पे 2 रखनी है। तो 2 कितने होंगे? 1 और 2। हमें यहाँ 5 तक रखना है, देखो 5 इवन है या ऑड है? ऑड है 5 हमारे पास, ठीक है। और आगे वाला भी हमारे पास 5 है, तो अगर आगे वाला 5 हो और पीछे ऑड हो, तो हम उसमें एक ऐड करते हैं, हमने एक ऐड करना है, 4.6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। Sometimes logic is applied to decide with the faith of digits. If we round off to two significant figures, 4 पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कुछ वक्त ना कभी कभी
हम लॉजिक, हम अपना दिमाग पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं और वो डिजिट छोटा हो जाए, अब आपका आंसर आया है 6088, ठीक है, आपको राउंड ऑफ का, आपको कहते हैं कि आप राउंड ऑफ करो और आप राउंड ऑफ कर देते हो 660 पे। अब वो 60 तो गलत हो जाएगा ना यार, देखो 60 गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 6088 कहाँ पे और 60 कहाँ पे। तो अब दिमाग पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे दिमाग कैसे यूज़ करना है ये देखो। इफ वी राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम इस नंबर को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है, हमें 2 रखने हैं, 4.4 रखने हैं, ठीक है हमारे पास। तो अब देखो आगे 5 है और यहाँ पे 4 इवन है, तो हमें वैसे ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन द आंसर शुड बी, आंसर को ये होना चाहिए जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, लेकिन सिंस 4.452 is more closer to 4.5 10 power 2 than 4.4 10 power 2, ठीक है, क्या कह रहे हैं, if we round off to two significant figures, ठीक है, answer should be this since 4.5 is more closer to, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं हमें यहाँ पे, मैं पहले थोड़ा सा भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखो ना, हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 4.4 ये दो हमारे पास हो गए। अब आगे हमें 5 और 2 को काट करना है। लॉजिकली हम देखें ना, जो हमने पहले पीछे जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 है और 5 से पीछे वाला इवन है, तो हम इसको वैसा का वैसा रहने देंगे, इसको हम वैसा का वैसा क्या रहने देंगे, 4.4 रहने देंगे इसको। लेकिन 4.45 जो है ना, ठीक है, ये अगर हम 4.4 तक रहने देते हैं तो ये बहुत दूर हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो हम अपना दिमाग यूज करते हैं और हम इसको 4.5 कर देते हैं खुद ही। देखो यहाँ पे 4.5 हुआ पड़ा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4.5 जो है ना वो ज्यादा करीब है हमारे पास इस ओरिजिनल वैल्यू के देन 4.4, यहाँ पे ये लिखा गया, ठीक है, सारा सारा ये पड़ा है। बस आपको याद रखना है, इतना खास में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसमें इतना खास घुसोगे तो फिर आपको लॉजिक हर जगह लगाना पड़ेगा, हर जगह लॉजिक लगाओगे तो गलत कर बैठोगे, ठीक है, आपको बस ये डिजिट्स याद होने चाहिए। बस तो आज के लिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।